नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गई है और ऐसे में अब समझना मुश्किल है कि बाजार यहां से नीचे जाएगा या फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संकेत आज बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक दिन तेजी एक दिन मंदी, इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में क्या अप्रोच रखनी चाहिए? स्टॉक मार्केट अगर गिरा तो कितना गिरेगा, और क्या अगर रिकवरी आई तो कितनी शार्प रिकवरी आ सकती है? इन तमाम पहलुओं को इस शो में छुएंगे। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। सनी अग्रवाल जी एसबीआई सिक्योरिटी से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। Thanks for having me on the show. सर, मार्केट पे एक दिन देखो तो एकदम से हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर अगले दिन देखो तो खरीदारी के संकेत मिलते हैं। अभी आज मॉर्निंग सेशन में अगर आप देखें तो फिर मार्केट में बहुत ही तगड़ी खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं। K50 बता रहा है कि लगभग 250 पॉइंट्स ऊपर चढ़ेंगे। निके का मार्केट तेज हो गया। तो पहले ना ये इंटरनेशनल सेटअप पे ही बात करते हैं, जो ग्लोबल इस समय हालात बने हुए हैं उसमें। ये जापान के डिप्टी गवर्नर का बयान आया और उन्होंने बोला कि अगर मार्केट अनस्टेबल रही तो ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। उसके चलते एकदम से एशियन मार्केट्स में रौनक देखने को मिल रही है। ये सर, बाजार को देखकर क्या सेंट्रल बैंक से फैसला करने लगेंगे कि ब्याज दरें बढ़ानी है कि नहीं? यस डेफिनेटली। ये जो आज मॉर्निंग में जो बयान आया है ओवरऑल जापानीज मार्केट एज वेल एज ग्लोबल इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को ये लग रहा था कि अब जापान जिस तरह से रेट हाइक कर रहा है, उसके चलते ये जो रेट हाइक है मे बी ये एक बार करके नहीं रुकेगा। मे बी देयर विल बी अ मल्टीपल रेट हाइक्स टू प्रोटेक्ट देयर करेंसी, जो कि येन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टीपल रेट हाइक होगी। और इसी के चलते जो येन कैरी ट्रेड जिसे हम कहते हैं, जो लोग जापान में जाकर के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मनी रेज कर रहे थे और ग्लोबली एसेट्स में डिप्लॉय कर रहे थे, वो ट्रेड कहीं ना कहीं अनवाइंड होना स्टार्ट हो गए थे, वो एक्सपेक्टेशन में कि अब यहाँ से जापान कंटिन्यूअसली रेट हाइक करेगा, जो कि बाकी की जो विपरीत बड़ी इकोनॉमी है उसके टोटली अगेंस्ट है। जहां हम एक और रेट कट की बात कर रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, और ऑन द अदर हैंड जब जापान रेट हाइक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉलिसी कहीं ना कहीं अपनाई गई थी। और उसी के चलते कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं काफी एक डर का माहौल बन गया था। बट आई थिंक आज का जो स्टेटमेंट आया है काफी पॉजिटिवली लिया जाएगा इक्विटी मार्केट की ओर से। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब शायद जो रेट हाइक की जो पेस है, जो पहले मार्केट डिस्काउंट कर रहा था, शायद अब जाके वो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो भी रिसेंट रेट हाइक हुआ है, ये अब काफी समय तक अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अभी मार्केट्स पे करना क्या चाहिए? आम निवेशक हो रहा है बहुत इस समय माहौल जिस तरीके का है, घबराहट सी देखने को मिल रही है। देखिए, ये मार्केट स्टेबल तो नहीं है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आप 1000 पॉइंट्स चाहे हायर लेवल से नीचे आए हो, लेकिन फिर एक रिलीफ रैली पे कितना भरोसा किया जाए? सवाल ये, अगर कोई रिलीफ रैली आती भी है 250 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स, तो क्या वो टिकाऊ होगी? क्या अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? आई थिंक रजत जी, मार्केट कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बहाने ढूंढ रहा था 25,000 के आसपास। और ये कहीं ना कहीं जापान से ये संकेत निकल कर आए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पिछले 3-4 दिनों में पूरा सेंटिमेंट ही चेंज हो गया। यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे फ्राइडे को, उसके बाद जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक करेक्शन का बहाना भी देख रहा था। बट अगर मैं मार्केट के ट्रेंड की बात करूं तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि थोड़ा 2 से 3 महीने का जो समय है, एक कंसोलिडेशन का समय है मार्केट में। टेक्निकल लेवल्स की अगर मैं बात करता हूं, मैं हमारी टेक्निकल टीम से भी बात कर रहा था, तो उनका ये मानना है कि 24,500 के ऊपर जब तक अब निफ्टी नहीं जाएगी तब तक एक बुलिश टोन फिर से नहीं सेटअप होगा। और ऑन डाउनसाइड 23,800 जो है काफी अहम सपोर्ट है, क्योंकि 50 डे डीएमए के का लेवल है वो। अगर उसे भी मेंटेन कर लिया तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग काफी समय तक हो सकती है। और अगर 23,800 ड्यू टू सम रीजन ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट 23,200 के आसपास है। और अगर मैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी बात करता हूं तो निफ्टी 50 का जो ईपीएस है FY25 का, तकरीबन कंसेंसस एस्टिमेट 1100 रुपए का है। तो अगर हम 23,000 के आसपास चले जाते हैं तो तकरीबन 21, 21.5 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर आ जाएंगे, जो कि एक डिसेंट लेवल है फ्रेश मनी डिप्लॉय करने के लिए। और एट द सेम टाइम मार्केट में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीप करेक्शन आएगा एट अ करंट जंक्चर। द रीजन बीइंग, हम सबको पता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है, म्यूचुअल फंड काफी रोबस्ट लिक्विडिटी पर बैठे हुए हैं। और इसी के चलते हमने देखा कि पिछले 2 दिन के अगर आप आंकड़े देखोगे कि मंडे को 10,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की ओर से आई, उतनी ही बाइंग हमने डीआईआई के ओर से आती हुई देखी। कल भी तकरीबन 3-4 हजार करोड़ की बाइंग सेलिंग इक्वल।
तो मुझे लगता है कि जो डीआईआई है उनकी जो बाइंग है कहीं ना कहीं एफआईआई को सेलिंग को मैच कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, अगला अगर 2 से 3 महीने का व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप कंसोलिडेशन का समय है, जिसे फ्रेश मनी डिप्लॉय करना है। जरूरी नहीं है कि आपको आज ही जाके पूरा पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। आई थिंक ग्रेजुअली 2 से 3 महीने में डिप्लॉय कर सकते हैं। और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ना कहीं टोन डाउन करना होगा, क्योंकि अब ग्लोबली कहीं ना कहीं जो एक बोलते हैं ना कि कंटिन्यूस स्मूथ रैली जो चल रही थी, अब वो हिकअप नजर आ रहे हैं। आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलो, काफी बड़े इवेंट लाइंड अप है। यूएस में इलेक्शन है, नवंबर में उसका आउटकम आएगा। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सिविल अनरेस्ट चल रहा है यूके में, जिसके चलते कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है। बांग्लादेश में हमने देखा कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट चल रहा है। तो कोई ना कोई सेक्टर में, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर में ये जो इम्पैक्ट है देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने थोड़ा सा संभल कर काम कीजिए, लीवरेज रखकर काम नहीं करना है। अगर आप ट्रेडर है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों लेकर चलना चाहिए। आई थिंक ज्यादा लालच बुरी बला है ये मार्केट में। आई थिंक ये कहावत बहुत सही फिट होती है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे भी आज ही पूरा पैसा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली देखिए एवरी डे क्या क्या ट्रेंड सेटअप हो रहा है मार्केट में, क्या आगे के इंडिकेशन है। अभी आरबीआई की पॉलिसी भी लाइंड अप है, उसमें हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कोई चेंज नहीं होगा। बट जो टोन होता है कि ग्लोबली एनवायरनमेंट क्या किस तरह से पैन आउट हो रहा है, उसके ऊपर एक कमेंट्री देखना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सीधे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑटो सेक्टर, उसमें देखने मिलेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर के 2 से 3 महीने काम करना। मतलब ये T20 वाली अब मार्केट नहीं रही, एकदम से चौके छक्के लगाने वाली, ये सोप सीरियल की तरह अब देखना पड़ेगा। आराम से बैठ के देखो और देखो कि क्या हो रहा है, ग्लोबल सेटअप यस कैसा है। तो जब डेफिनेटली शेयर मुझे लगता है खरीदते हैं ना, यही बोलो, जब शेयर खरीदते तब तो हमने सोचा नहीं था कि ये जापान को भी देखना पड़ेगा और अमेरिका को भी देखना पड़ेगा, रिसेशन को, और उसके बाद फिर आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली होगी। बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा। जब शेयर खरीदते हैं तो इतना सब कुछ तो देखा ही नहीं कभी किसी ने सर, ये तो अचानक से देखने को मिल रहा है, और ये पिछले एक हफ्ते में ही देखने को मिल रहा है इतना सब कुछ। आई थिंक ग्लोबली अब जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी की जो साइज हो गई है, $3.5 ट्रिलियन, मुझे लगता है कि ग्लोबली आप कट ऑफ नहीं हो सकते हो। यस, ऑन अ रिलेटिव बेसिस आप कम गिरोगे, आपके इम्पैक्ट कम आएगा। बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हैं तो अगर ग्लोबली सिनारियो सेंटीमेंट वीक है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर में उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता है, मे बी 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब आप डीकपल नहीं हो सकते हो ग्लोबल मार्केट से, जिस तरह से आपकी इकोनॉमी की साइज हो गई है। कहीं भी यूएस में प्रॉब्लम होगा, जापान में होगा, कहीं भी होगा, तो आपको अपने इंडियन मार्केट में भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। वैसे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी पूछते होंगे, भैया ये कहाँ से आ गया एकदम से, ये एंड कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग वाला चैप्टर, फिर वो ये कहाँ से आ गया बांग्लादेश में, जिस तरीके का राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है। फिर उसके बाद वो बोलते यूएस में रिसेशन की बात कब से आई, वो भी पूछते होंगे कि भैया ये कहाँ से आ गया एकदम से अचानक से, हमने तो इन्वेस्टमेंट अभी करनी ही शुरू करी थी। अच्छा, लेकिन सर ये तो खैर ऑन लाइटर नोट था, पर बहुत ही गंभीर स्थिति एकदम से बन गई पिछले एक हफ्ते में। मतलब मिडिल ईस्ट से शुरू किया था तो पता नहीं कहाँ जापान चले गए, फिर अमेरिका चले गए, उसके बाद फिर बांग्लादेश। हम अपने भारतीय बाजार पे कंसंट्रेट करते हैं, हमने बीच में जिक्र किया था ये आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है कल, है कुछ उम्मीद सर रेट कटौती की, या फिर पहले यूएस में घटेंगी तो फिर आरबीआई गवर्नर घटाएंगे? आई थिंक आपने बहुत सही कहा रजत जी की जो रेट कट है अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यूएस फेड जो है उसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि जो रेट कट का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं करेंसी पर भी सीधे सीधे देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि आरबीआई को सिर्फ इन्फ्लेशन का नंबर ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट कट के डिसीजन ड्राइव करेंगे। और इस बार की पॉलिसी में हमारी कोई उम्मीद नहीं है रेट कट की। हालांकि जो कमेंट्री होगी आरबीआई गवर्नर की वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को लेकर के, और स्पेशली ग्लोबल सिनारियो जिस तरह से पैन आउट हो रहा है। जैसे जिस तरह से हमने देखा जापान यूएस में रिसेशन की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो कमेंट्री रहेगी गवर्नर साहब की वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सर एक बड़ी खबर आई है, और वो डेवलपिंग स्टोरी है, कल शाम से एकदम से ये खबर आनी शुरू हो गई थी, और वो रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। बजट में सबको पता ही है कि एलटीसीजी टैक्स नॉर्म्स को रिवाइज कर दिया गया था, उसमें इंडेक्सेशन प्रावधान को हटाने की बात कर दी गई थी वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन अब खबर यहाँ पर यह है कि रियल एस्टेट से जुड़े इंडेक्सेशन प्रस्ताव में बदलाव कर रही है सरकार। सरकार ने रियल एस्टेट में एलटीसीजी टैक्स पर दो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प जो है, प्रॉपर्टी बिक्री पर इंडेक्सेशन के साथ 20% एलटीसीजी टैक्स
या तो ये चुन लें, या फिर प्रॉपर्टी बिक्री पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का एलटीसीजी टैक्स, ये वाला विकल्प चुन लें। और ये जो नियम होंगे जो 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, सिर्फ उन पर लागू होंगे। अब जिस तरीके के आधार पर टैक्स कम आपका लगे वो विकल्प आप चुन सकते हैं, और आज इस बदलाव को फाइनेंस बिल में शामिल कर देगी सरकार। तो सर ये प्रॉपर्टी मार्केट के लिए एक तो पहले समझाएं कि ये इंडेक्सेशन बेनिफिट का हटना ये प्रॉपर्टी मार्केट के लिए क्या एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा कर रहा था, जो फिर सरकार को बैक स्टेप तो नहीं किया सरकार ने, लेकिन एक रिलीफ दे दी, ऐसा लग रहा है। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से फीडबैक सभी स्टेक होल्डर से गए हैं, कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है कि गवर्नमेंट ने सभी स्टेक होल्डर से फीडबैक लेकर के एक विकल्प दिया है कि आपको जहां ज्यादा बेनिफिट हो रहा है 12.5% में, या तो विथ इंडेक्सेशन 20% में, जिसको जैसा बेनिफिट हो रहा है वो वैसे उसका एडवांटेज ले ले। और मे बी 1 साल का विंडो है, 1 साल के विंडो के बाद जब FY26 जब हम देखेंगे उसके बाद शायद ये जो विकल्प रहेगा ये हट जाएगा। तो आई थिंक एनीवे जो नए इन्वेस्टर हैं जो 23 जुलाई के बाद जो प्रॉपर्टी लेंगे उनके लिए तो वैसे भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उन्हें 12.5% ही देना होगा। बट अगर मैं लॉन्गर हॉराइजन में देखता हूँ जो अलाइनमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स टैक्स का अक्रॉस द एसेट क्लास, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेट, ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव रहेगा 2 से 3 साल के बाद जब इसको रिव्यू करेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि अब आपको एसेट क्लास के बीच में सिर्फ ये देखना है कि कौन से एसेट क्लास में आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। अब 12.5% आपको इक्विटी में भी देना है और आपको रियल एस्टेट में भी देना है, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में, लुकिंग एट अ वेरी लुक्रेटिव 12.5% काइंड ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलेगा जो जो इन्वेस्टमेंट के एंगल से रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, और स्पेशली जो HNI, अल्ट्रा HNI, NRI क्लाइंट जो है। तो एक और रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफी बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है इकोनॉमी को। रियल एस्टेट के चलते हम देखते हैं कि काफी सारे सेक्टर्स में एक डिमांड आती है। तो मुझे लगता है कि एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। जो पुराने जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक विकल्प मिल गया, और जो नए इन्वेस्टर हैं जो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए भी जो 12.5% की रेट है, मुझे लगता है कि काफी एक अट्रैक्टिव रेट के साथ गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल प्रेजेंट किया है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अभी क्या करना चाहिए? अगेन रियल एस्टेट स्टॉक में रजत जी मुझे लगता है कि कंपनी स्पेसिफिक जहाँ जैसे नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जो कि हमने देखा कि काफी सारे रियल एस्टेट कंपनीज में जो प्री सेल्स जो जिसे हम कहते हैं काफी रोबस्ट रही थी ये क्वार्टर में भी। स्पेशली अगर आप देखोगे मुंबई मार्केट जहाँ एक कंटिन्यूअस हम इंक्रीमेंट देख रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव ही रहेंगे। और जो कुछ स्टॉक जो हमें अच्छे लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, मैक्रोटेक हो गया, लोधा डेवलपर जिसके नाम से ये जो जाना जाता है, सेंचुरी टेक्सटाइल हो गया जो कि बिरला ग्रुप की एक रियल एस्टेट आर्म है। फिर इसके अलावा अनंतराज हो गया जो कि गुड़गांव बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें डेटा सेंटर के बिजनेसेस है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी एक कॉशियस साइन ये देना चाहूंगा कि रियल एस्टेट के शेयरों में भी काफी एक लंबा मोटा रिटर्न बना है पिछले 12 महीनों में, कई कई स्टॉक 200-300 गुना हो गए हैं। तो अब यहाँ से जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है थोड़ा टोन डाउन करके 10-15% की रखोगे तो आई थिंक कहीं निराशा नहीं होगी। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट पे ये लागू होगा जो ये नियमों में बदलाव की बात की गई है, लेकिन क्या किसी और की मांग नहीं होती सर? ये LTCG STCG वाला तो फिर शेयर मार्केट के लिए भी हुआ था, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी हुआ था। तो ये LTCG जो बढ़ा दिया गया, 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था इक्विटी मार्केट में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। आप लोगों की कुछ मांगे नहीं है वित्त मंत्री से? मुझे लगता है कि रजत जी अल्टीमेटली वी हैव टू लिव बाय द फैक्ट कि ठीक है इंडिया में अभी भी कैपिटल गेन टैक्स काफी लो है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। और जो कैपिटल गेन टैक्स है अल्टीमेटली जैसे जैसे हम मिड इनकम इकोनॉमी बनेंगे, आई थिंक मे बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स शायद और थोड़े सा इंक्रीमेंट हम आते हुए देखेंगे। बट एक क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो डिफरेंस है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का उसे कहीं ना कहीं इंक्रीज किया गया है। पहले 5% का हुआ करता था, अब 7.5% हो गया। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कल्चर जो है
उसे कहीं ना कहीं एक प्रमोट करने की कोशिश है रेगुलेटर और गवर्नमेंट की ओर से। और इसी का मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिटेल निवेशक जो है उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट डेफिनेटली इसका देखने मिलेगा। ये डेफिनेट, अगर पहले आप 100 रुपए में से का प्रॉफिट होता था, 10 रुपए लॉन्ग टर्म देते थे, अब 12.5 देना है। आई थिंक वी हैव टू लीव बाय द फैक्ट एंड मूव अहेड। और अल्टीमेटली अपना फोकस, आवर फोकस शुड बी ऑन आइडेंटिफाइंग कंपनीज जहाँ एक बेहतर रिटर्न बनेंगे। रिटर्न बनाने के बाद टैक्स देना है, वो तो ठीक है, बात की बात है। हाँ, वो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए चलो ठीक है, ये फाइनेंस बिल में शामिल कर दिया जाएगा इस बदलाव को। लेकिन मैं फिर से ना आपसे ये इक्विटी मार्केट के लिए पूछता हूँ, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसमें ना जो मांगे वो ये कि आप एसटीटी को जब लेके आए थे इक्विटी मार्केट के लिए, तो ये था कि क्योंकि टैक्स प्रॉपरली नहीं देते इन्वेस्टर्स, कई बार नहीं बताते थे कि कितना इनकम जनरेट हो गया, कितना गेन हो गया, तो वो शो नहीं करते थे अपने आईटीआर में। तो फिर वो हुआ कि आप एसटीटी लगा दो ताकि पहले ही जैसे टीडीएस कटता है ना वैसे ही कट जाए किसी तरीके से। तो एसटीटी तब लेकर आया गया था पी चिदम्बरम जी के टाइम पे। तो उसके बाद अ, अब हम देख रहे हैं कि एसटीटी जब आता है, जब आप वो रिपोर्ट देखते हो ना अपनी आखिरी में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो उसमें एसटीटी का जो कॉलम होता है, बाप रे बाप, मैं तो खुद देखे थे, उसमें ब्रोकरेज तो कम होती है और एसटीटी का जो आंकड़ा होता है बहुत ज्यादा होता है। एसटीडी तो सरकार हटा नहीं रही, और ऊपर से फिर अगर आपने मुनाफा कमा लिया तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग, और अगर आपने लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमा लिया तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग से लेती है सरकार। ये सब किस तरीके की, और उसके बाद डिविडेंड भी टैक्स उसके ऊपर भी लेती है सरकार। इतना सारा टैक्स इक्विटी मार्केट के लिए, और अगर लॉस हो जाए तो। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि यस, आपका पॉइंट सही है कि जब एसटीटी लाया गया था तो एजेंडा यही था कि जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो कहीं ना कहीं ढंग से रिपोर्ट हो सके। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी काफी बार फीडबैक गया है, स्पेशली डिविडेंड इनकम को लेकर के, कि वो डबल टैक्सेशन के दायरे में आते हैं, जहाँ कंपनी अपना जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स पे करने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर डिविडेंड जब शेयर होल्डर के हाथ में आता है तो अगेन उसके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उसे फिर से टैक्स देना पड़ता है। और इसके ऊपर आई थिंक काफी सारी चर्चा ऑलरेडी सरकार के साथ चल रही है। आई होप कि मे बी नेक्स्ट बजट में शायद इसके ऊपर कुछ एक बेनिफिट कहीं ना कहीं देखने मिलेगी। तो लॉस हो जाए तब तो टैक्स मत लो, उतना बहुत दुख होता है, मतलब उसके बाद तो लॉस के बाद भी टैक्स दे रहे हैं, बताओ बिक्री पे। अच्छा, अभी के हिसाब से मार्केट में अगर ये बाउंस जैसे आपने बोला 24,500 के लेवल के ऊपर निकलेंगे तब जाके कुछ तसल्ली आएगी कि हाँ अब थोड़ा मूड माहौल ठीक है, तब तक ऐसे हिचकोले खाता रहेगा मार्केट। कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की है, करी भी है अभी कि नहीं करी, लेकिन अगर करी है तो कौन से सेक्टर्स में आपको जो अच्छे लग रहे हैं? अगेन रजत जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो क्वालिटी कंपनीज हैं अब वहाँ कहीं फोकस करना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट एनी स्मॉल कैप माइक्रो कैप नेम। क्योंकि जिन कंपनीज के नतीजे जून क्वार्टर में अच्छे आए हैं वही कंपनीज है जहाँ हम पहला इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आते हुए देखेंगे एवरी फॉल में। तो मैं कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे आए थे और जिसका आउटलुक भी अच्छा था। जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो में हमने काफी स्ट्रांग नतीजे कंपनी के आते हुए देखे थे। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कंपनी के भी काफी रोबस्ट है। तो बाय ऑन डिप की जोमेटो में हम एक रणनीति सुझा रहे हैं। जैसे जस्ट डायल है, छोटी कंपनी है, वेरी सिमिलर टू इंडिया मार्ट बिजनेस, बी टू बी कैटलॉग का जो काम करती हैं। वहाँ मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे आए थे। हमारा राजा बैटरी जो कि अगेन डिओपोली प्लेयर है बैटरी सेगमेंट में, उनका जो नया प्लांट ऑन स्ट्रीम जा रहा है गीगा फैक्ट्री के थ्रू, मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 साल में हमें देखने मिलेगा। फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक साइड में बात करता हूँ तो अंबर एंटरप्राइजेस के काफी अच्छे नतीजे आए थे। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक बाय ऑन डीप की रणनीति देख सकते हैं। अगर मैं फार्मा की बात करता हूँ तो कल लुपिन के नतीजे काफी बेहतरीन नतीजे आए, रिकॉर्ड हाई नंबर्स हमने देखे। यूएस मार्केट जो उनका तकरीबन 40% कंट्रीब्यूट करता है उसमें ग्रोथ आती हुई देखी। और अभी भी लुपिन अगर आप चार्ट पे देखोगे तो लाइफ हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा लंबा रनवे बचा हुआ है। ब्लू स्टार के नतीजे कल काफी अच्छे आए, ये सब कंपनी देखना चाहिए। और अगर मैं लार्ज कैप की बात करता हूँ तो सर्टन नेम से जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगेन काफी अच्छे नतीजे हमने देखे थे कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट में एक अच्छे खासे नंबर आते हुए देखे थे। भारतीय एयरटेल रिसेंटली जो जिस तरह से टैरिफ हाइक हुआ है, अगेन बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ अपना सकते हैं। आईटीसी
होटल बिजनेस का कहीं ना कहीं डीमर्जर हम होते हुए देखेंगे, इसका एक बेनिफिट आईटीसी में वैल्यूएशन के लिहाज से भी ऑन अ रिलेटिव बेसिस चीप है। टाटा कंज्यूमर जो कि टाटा ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है, वहां भी हम काफी सारी एक्टिविटी होते हुए देख रहे हैं। लार्सन एंड टुब्रो, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैप गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी। एनटीपीसी काफी रोबस्ट नतीजे आए थे एनटीपीसी में। एनटीपीसी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का आर्म है उसका आईपीओ हम अगले 6 महीने में आते हुए देखेंगे। वहां मुझे लगता है कि एक डिसेंट काइंड ऑफ रिटर्न वन कैन एक्सपेक्ट। लुपिन की हमने बात करी, सिप्ला, अगेन सिप्ला के भी नतीजे काफी अच्छे आए थे। तो ये सर्टन कंपनीज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो मंत्र है मार्केट में पैसा बनाने का, अब ये वही है कि जो कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे आए थे जून क्वार्टर में, और वही कंपनी के मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में नतीजे अच्छे आएंगे। और यही कंपनीज है जहां एवरी डीप पे हम इंस्टीट्यूशन का और स्मार्ट इन्वेस्टर का बाइंग आते हुए देखेंगे। तो एक सेफ रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो जाता है ये सब कंपनी। और जो निवेशकों ने बजट से पहले खरीद लिया उसका क्या करें सर? डिफेंस कंपनी का क्या करें? रेलवेज का क्या करें? आई थिंक डिफेंस और रेलवेज में एक अच्छा खासा पैसा सभी ने बनाया है। आई थिंक पोस्ट इलेक्शन आउटकम बहुत स्ट्रांग रैली हमने ये दो सेक्टर में देखी थी। और अब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना मीन रिवर्जन का जो कंसेप्ट है कि जो बहुत ज्यादा बहुत कुछ चल जाती है तो एवरेज के पास फिर से आती है और टच करने। आई थिंक दैट सिनारियो इज पैनिंग आउट अक्रॉस डिफेंस एंड रेलवे कंपनी। अगेन विद इन दैट मैं जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे एच हो गया या बी हो गया, यहाँ काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की टेंशन नहीं है। रेलवे साइड में अगर मैं बात करता हूँ आरबीएनएल, ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं। बट अगेन जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से पिछले 24 महीनों में बनी है, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा रेलवे और डिफेंस कंपनीज की ओर से। विद इन रेलवे कंपनी आई थिंक रिलेटिवली जो अर्बन मेट्रो पे प्ले है जैसे बीईएमएल, जहां मुझे लगता है कि 15-20% की अर्निंग ग्रोथ गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने दी है। वंदे भारत की जो स्लीपर कोच की जो ट्रेन है, सबसे पहले भी रिसेंटली उन्होंने सप्लाई किया, आई थिंक 15 अगस्त के आसपास शायद फर्स्ट ट्रेन रोल आउट भी हो जाएगी। तो बीईएमएल को डेफिनेटली देखा जा सकता है अगर आपको रेलवे सेक्टर में किसी प्ले करना है विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 18 to 20। सर अचानक से ना कल एक सेक्टर था टेक्सटाइल, वहां पर बहुत तेज खरीदारी होनी शुरू हो गई थी। तो आप क्या एक्सपोजर ले रहे हो टेक्सटाइल सेक्टर में? कारण बताया गया कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अस्थिरता देखने को मिल रही है ना, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता मुझे लगता है कि रजत जी जिस तरह से ये सेम सिनारियो श्रीलंका में भी पैन आउट हुआ था, जब भी ऐसा कोई सिनारियो कोई इकोनॉमी में पैन आउट होता है 2 से 3 महीने में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है। और जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में रैली हो रही है, मुझे लगता है कि कल कोई मीडिया चैनल पर वर्धमान टेक्सटाइल की जो मैनेजमेंट उन्होंने भी यही कहा था कि ये सब होप है कि ये बांग्लादेश में सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो डिमांड इंडिया के और शिफ्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज होप ट्रेड। ऑन दिस बेसिस किसी को टेक्सटाइल सेक्टर में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट किसी का पैसा बन चुका है पिछले 2-3 दिनों में बेस्ड ऑन दिस न्यूज। आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग इज एडवाइज इन ऑल दिस कंपनी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो ऑलरेडी किसी से सोर्स कर रहा है उसे वहां से हटा करके नया सोर्सिंग पार्टनर बनाना। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी और इसका इम्पैक्ट तुरंत बिजनेस में नहीं देखने मिलता है। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस होप ट्रेड रादर देन लुकिंग एट दिस होप ट्रेड। टेक्सटाइल कंपनीज में जिन कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं जैसे यान कंपनीज हो गई, अगर आप पोर्ट्स किंग देखोगे, लुधियाना बेस्ड कंपनी है, काफी अच्छे नतीजे दिए थे। कॉटन के प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, कॉटन यान के जो स्प्रेड है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो वो प्ले डेफिनेटली लिया जा सकता है। बट सिर्फ बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल के स्टॉक ले लूं, आई थिंक वी आर नॉट एडवाइजिंग दैट। है। कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स पे आपका क्या आउटलुक है? एफएमसीजी। अगेन मुझे लगता है कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर वाज गोइंग थ्रू ट्रबल बिकॉज जो रूरल बेल्ट है वहाँ कहीं ना कहीं डिमांड एनवायरनमेंट वीक रहा था। और इस बार के जो नतीजे आए थे उनमें काफी एक ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री निकल कर आई है रूरल बेल्ट के लिए कि रूरल बेल्ट में कहीं ना कहीं ग्रीन शूट नजर आ रहे हैं, रिकवरी के संकेत नजर आ रहे हैं। और अगर मॉनसून जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि इन लाइन विद लॉन्ग टर्म एवरेज ही रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक रूरल सेंटिमेंट को, डिमांड एनवायरनमेंट को बूस्ट करेगा। तो सर्टन कंपनीज लाइक जैसे ब्रिटानिया, मुझे लगता है कि डिसेंट नंबर आए थे। गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनीज हैं, मैरिको है जहाँ ठीक ठाक नतीजे आए थे।
ऐसी कुछ कंपनीज है डेफिनेटली देखा जा सकता है कंजम्पशन साइड में। इसके अलावा एक सेक्टर जहां दिक्कत चल रही है जैसे क्यूएसआर हो गया, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जहां हम देख रहे हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट काफी टेपिड रहा था पिछले 4 से 6 क्वार्टर में। बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली 1 क्वार्टर डाउन द लाइन जब सेकंड हाफ फेस्टिवल सीजन किक ऑफ होगा इंडिया में, लो बेस के चलते हुए सर्टन कंपनीज लाइक वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क, ये कंपनीज को देखा जा सकता है। बट अगेन इट्स एन रिकवरी वाला ट्रेड है, तो थोड़ा सा हॉराइजन इसमें लंबा रखना होगा, 12 से 18 महीने का। थोड़ा सा लंबा हॉराइजन रखोगे तो डेफिनेटली क्यूएसआर सेक्टर को भी देखा जा सकता है। एक सेक्टर जो काफी अच्छा कर रहा है और अच्छा करते हुए नजर आएगा वो रहेगा ज्वेलरी कंजम्पशन साइड में, क्योंकि जिस तरह से 10% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी कट करी है उसके चलते सभी लिस्टेड कंपनीज के मैनेजमेंट ने यही कहा है कि जो फुटफॉल है उनके स्टोर में बढ़ा है। और जिस अब जब फेस्टिवल सीजन किक ऑफ हो जाएगा तो डिमांड एनवायरनमेंट भी वहाँ बेहतर रहेगा। तो कंपनीज लाइक सेंको गोल्ड, टाइटन के नतीजे उम्मीद से ठीक बेहतर ही आए थे, कल्याण, ये सब कंपनीज को देखा जा सकता सर मैंने तो एक सेक्टर का नाम ही नहीं सुना। मैं तो सोच रहा था जो आपने स्टॉक्स अभी बताए हैं, मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसमें बैंक्स क्यों नहीं बताया, बताओ। बैंक्स का तो कोई नाम ही नहीं ले रहे हो आप। है। नहीं, बैंक्स का सिंस हम लोगों का कोई डिस्कशन बैंक को लेकर नहीं हुआ। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और बैंक में ऐसा है ना कि ये जो क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो कहीं ना कहीं उम्मीद से थोड़े से खराब आए थे। और उसके पीछे कारण ये रहा है कि जो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहा था। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमने इंक्रीज होते हुए देखा है। एट द सेम टाइम एक सर्टन अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं वो वो पॉकेट में कहीं ना कहीं एनपीए हमने इंक्रीज होते हुए देखे हैं। और इस तरह से अब मार्केट वोलाटाइल हो रहा है तो बैंकिंग सेक्टर जो होता है उसमें हम काफी एक ज्यादा वोलाटिलिटी देखते हैं। और इसी के चलते मैं बैंकिंग सेक्टर का नाम लेने से अवॉइड कर रहा था। बट अगर कोई रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जैसे प्राइवेट बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक को डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। कंपेयर टू बैंक मुझे लगता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो एनबीएफसी जिसे हम कहते हैं वो रिलेटिवली बेटर प्लेस है। कंपनीज लाइक श्रीराम फाइनेंस, चोला, पूना वाला फिनकॉर्प, ये सब कंपनीज को मैं मुझे लगता है कि अगर रेट कट साइकिल 3 महीने डाउन द लाइन जब स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली जो एनबीएफसी हैं उनकी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बैंक से लोन लेकर के आगे लेंड करते हैं। तो बैंक्स का जो एडवांटेज है रेट कट का वो बैंक एनबीएफसी को पास करेगी। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हम निम में जो है जो कंटिन्यूस डिक्लाइन देख रहे हैं वो आरएस होते हुए देखेंगे। तो एनबीएफसी आर रिलेटिवली बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू बैंक एट करंट। बैंक्स तो स्पेशल डिपॉजिट्स भी निकाल रहे हैं अब, वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पे उन्होंने डिपॉजिट स्कीम्स भी निकाली है बैंकों ने, पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन सर यस बाजार। डेफिनेटली, जिस तरह से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का जो प्रेशर है, ये जो है अल्टीमेटली बैंक्स को डिपॉजिट रेट बढ़ाने होंगे टू मोबिलाइज द डिपॉजिट। और इसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जिसे हम स्प्रेड जिसे कहते हैं, कि आपकी जो एवरेज लोन की रेट है और आपकी जो एवरेज डिपॉजिट की रेट है, इसका जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा श्रिंक होते हुए नजर। सर आखिरी सवाल ये होगा कि आपको क्या ऐसा बाजार में कुछ आ जाए, क्या खुशखबरी आए जो जो इतना पेसिमिज्म है ना इस समय मार्केट में पिछले एक हफ्ते में, वो खत्म हो जाए एकदम से अचानक और मार्केट फिर से नए लेवल्स की ओर कूच कर जाए। ऐसा क्या होना चाहिए मार्केट में? ऑलमोस्ट सभी ट्रिगर्स तो खत्म होते नजर आते हैं, अब आरबीआई पॉलिसी भी कल आ जाएगी। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट को जो अनसर्टेनिटी है वो अब नहीं पसंद आती है। और हमने देखा कि जहां भी एक अनसर्टन एनवायरनमेंट बनता है उसके बाद मार्केट में करेक्शन होता है। तो एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अक्रॉस द ग्लोब, वेदर इट इज यूएस, वेदर इट इज एशिया, वेदर इट इज यूरोपियन मार्केट, एक स्टेबल जो इकोनॉमिक सिनारियो होता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिक साइड में अगर मैं ट्रिगर की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अगला बड़ा ट्रिगर रहेगा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का, जिसकी मुझे लगता है कि शायद अगस्त मंथ में ही कोई एक मीटिंग होना चाहिए। उसके चलते कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर में अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है रेट रैशनलाइजेशन की तो कुछ सेक्टर में बेनिफिट आते हुए देखेंगे। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मार्केट रहेगा, बट अल्टीमेटली 2-3 महीने थोड़ा सा मार्केट मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम फॉर कंसोलिडेशन इन द इक्विटी मार्केट। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा रादर देन लुकिंग एट निफ्टी एंड सेंसेक्स लेवल। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे।
जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।